नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी गौरव, समीर, प्रीति और सुमित। शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में दुनिया का पहला न्यूज चैनल है TV9 भारतवर्ष, जो पहुंचा है इस वक्त। TV9 के कैमरे पर न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के सबूत साफ तौर पर दिखाई दिए हैं। प्लांट पर हुए ड्रोन हमले के सबूत TV9 के कैमरे में कैद हुए हैं। मलबे पर अमेरिकी ड्रोन होने के भी सबूत मिले हैं। यूक्रेन ने किया था ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर हमला। लगातार यूक्रेन द्वारा यहां हमला किया जा रहा है। इसको लेकर रूस सवाल उठाता रहा है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में हमें क्या मिला, यह हम आपको दिखाते हैं। रोज आप सुनते हैं यूक्रेन की तरफ से ड्रोन के हमले, आज हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ड्रोन का एक पीस यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास मौजूद है। वहीं दूसरा पीस आप देखिए, जिसमें यहाँ पर इंग्लिश में इसके नंबर भी लिखे हुए हैं। नॉर्मली जो रूसी ड्रोन होता है उसमें आपको इंग्लिश में ये नंबर नहीं दिखाई पड़ेंगे। तीसरा आपको पीस दिखाई दे रहा है, इस तीसरे पीस को भी देखिए। तो ये न्यूक्लियर प्लांट पर इस तरह के 100 ड्रोन से केवल एक हफ्ते में अटैक किया गया है, जिस वक्त IAEA के DG यहाँ पर विजिट कर रहे थे। आप सोचिए, इनमें से किसी भी ड्रोन के हमले से पूरी दुनिया में कैसे न्यूक्लियर तबाही आ सकती है। वो इसलिए क्योंकि ड्रोन से इस तरह के अटैक किए जा रहे हैं उस जगह पर जहाँ 6 रिएक्टर मौजूद है, जहाँ पर 200 से अधिक जो टैंकर मौजूद है, जहाँ पर परमाणु ईंधन रखे हुए हैं, वहाँ पर इस तरह से ड्रोन से अटैक किया जा रहा है। और यही कुछ अटैक यहाँ इस सामने की बिल्डिंग में भी हुआ, जहाँ पर कि लोगों के ट्रेनिंग सेंटर थे। तो सबसे बड़ी बात यही है कि इस तरह से लगातार हमले से ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा पर कितना बड़ा खतरा है और इससे कितनी बड़ी तबाही हो सकती है, ये TV9 के कैमरे से अभी आप देख पा रहे हैं। और TV9 भारतवर्ष पर ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के डायरेक्टर ने ZNPP पर हमले की पुष्टि की है। IAEA के DG के दौरे से पहले हमला हुआ था, ये कहा है उन्होंने। IAEA को मिसाइल हमले का टुकड़ा दिया। ये ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के डायरेक्टर ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में कहा है। हमले में बाल बचा था न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये कहा उन्होंने। TV9 की टीम इस वक्त ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर में है और आप देख सकते हैं मेरे साथ इस समय JNPP के डायरेक्टर मौजूद हैं। और उन्होंने बात के दरमियान मुझे बताया कि जिस समय IAEA के डायरेक्टर जनरल ग्रोसी विजिट कर रहे थे, उससे ठीक पहले यूक्रेन की तरफ से ये अमेरिकन मिसाइल से अटैक किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया के लिए कितनी बड़ी चिंता की बात है कि इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं। और वहाँ पर जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट है और यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट, वहाँ पर इस मिसाइल से अटैक हो रहा है, उसके टुकड़े यहाँ पर हैं। और डायरेक्टर ने ये भी बताया कि IAEA के DG को इसका एक टुकड़ा भेंट के तौर पर दिया गया था। So I was saying that you have gifted one of the piece of this such kind of missile to IAEA Director General. Я сказала, что такой же компонент, такой же элемент вы подарили генеральному директору агентства. Да, абсолютно правильно. Yes, you are absolutely right. तो TV9 की टीम अलग अलग जगह पर जाकर आपको दिखाएगी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ सवाल हैं या किस तरह के खतरे हैं और किस तरह से JNPP अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को मेंटेन कर रहा है। और आइए अब देश की खबरों की ओर लौटते हैं। यूपी के मेरठ की मुस्कान और साहिल का एक नया वीडियो सामने आया है। हत्या के बाद होली खेलने का वीडियो सामने आया है। हत्या के बाद कसौली में मनाया था होली का जश्न। पहले सौरभ के साथ डांस का भी वीडियो वायरल हुआ था और ये देखिए, एक नया वीडियो सामने आया है। जानकारी ये मिली है कि हत्या के बाद कसौली में होली का जश्न मनाया था दोनों ने, यानी मुस्कान ने अपने पति की निर्मम हत्या के बाद अपने दोस्त साहिल के साथ किस तरह से जश्न मनाया, इसकी ये तस्वीरें, ये वीडियो देखिए। तो मेरठ के सौरभ मर्डर केस ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। हत्या के दोनों आरोपी अब जेल में हैं। मुस्कान और साहिल की रातें रोते रोते कट रही हैं। जेल अधिकारियों ने बताया कि मुस्कान और साहिल ने चौधरी चरण सिंह जिला जेल में बेचैनी भरी रात बिताई और दोनों काफी तनाव में दिखे। हालांकि जेल सुपरिटेंडेंट वीरेश राज शर्मा ने बताया कि दोनों की इच्छा जेल में एक साथ रहने की है, लेकिन नियम और सुरक्षा के लिहाज से दोनों को अलग अलग रखा गया है। शुरुआत में जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमको जो है साथ में या पास रख दिया जाए, तो समझा दिया गया था कि महिला बैरक का
सामान्य बैरकों से कोई संबंध नहीं है। पुरुष बैरक और महिला बैरक बिल्कुल अलग है, ये संभव नहीं है। नहीं, वो सामान्य है। डॉक्टर को दिखा दिया गया है, जो जेल में आने के पश्चात मुलाहिजा होता है उनका मुलाहिजा करा दिया गया है, पूरा चेकअप करा दिया गया है। इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं। मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को बुधवार शाम करीब 6 बजे जेल लाया गया। मुस्कान को महिला बैरक नंबर 12 में रखा गया, जबकि साहिल को पुरुष बैरक नंबर 18 में। हत्या की आरोपी मुस्कान और प्रेमी साहिल शुक्ला को कोर्ट में पेशी के दौरान वकीलों ने पीट दिया था। इसी को देखते हुए जेल में 2 पुलिसकर्मी दोनों की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। और अब खबर कर्नाटक से। कर्नाटक विधानसभा से बीजेपी के 18 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। 6 महीने के लिए 18 विधायकों को सस्पेंड किया गया है। हंगामे के बाद विधायकों को उठाकर बाहर भी कर दिया गया। सरकारी टेंडर में 4% मुस्लिम आरक्षण पर यह बवाल किया गया था, जिसके बाद 18 बीजेपी विधायकों को बाहर कर दिया गया और उनको 6 महीने के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया है। देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे लगातार इन 18 विधायकों को विधानसभा से बाहर किया गया। ये सारे के सारे विधायक जो थे, लगातार जो सरकारी टेंडर में 4% मुस्लिम आरक्षण पर बवाल कर रहे थे, लगातार उस पर सवाल खड़े कर रहे थे और इसी के बाद इनको विधानसभा से बाहर किया गया और 6 महीने के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया। औरंगजेब की कब्र को लेकर भड़की हिंसा के मामले में अब एनआईए की एंट्री हुई है। अब नागपुर से भी हिंसा का नया वीडियो सामने आया है। देखिए ये पूरा अपडेट। नागपुर हिंसा की तफ्तीश में कई परतें खुली हैं, तो अब एनआईए भी नागपुर हिंसा की जांच में जुटी है। नागपुर से लेकर संभाजी नगर तक एनआईए की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आज एनआईए के अफसरों ने छत्रपति संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र का दौरा किया। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों से मुलाकात करके शुरुआती जानकारी भी जुटाई। इस बीच एनआईए टीम ने औरंगजेब की कब्र और उसके आसपास के इलाके का जायजा भी लिया। तो नागपुर हिंसा में बांग्लादेशी कनेक्शन की भी अब जांच हो रही है। इस बीच नागपुर हिंसा का नया सीसीटीवी फुटेज भी कई खुलासे कर रहा है। 17 मार्च का यह नया वीडियो रात 10:33 का है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि दंगाई पुलिस एक्शन के बाद भाग रहे हैं। इसी बीच कट्टरपंथियों की भीड़ ने मार्केट एरिया की सीसीटीवी कैमरों को पहले पत्थर से तोड़ने की कोशिश की और फिर डंडों से सीसीटीवी के तारों को उखाड़ दिया। इस बीच कुछ लोग मार्केट से बोरों को भी उठाकर ले जाते दिखे। यानी हिंसा वाले दिन लूटपाट भी की गई थी। पुलिस अब इस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। तस्वीरों में दिख रहे दंगाइयों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने कुछ आरोपियों की शिनाख्त भी कर ली है। और आज नागपुर में जुमे की वजह से पुलिस अलर्ट नजर आई। टीवी 9 पर नागपुर के पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल ने बताया कि अब तक 13 एफआईआर दर्ज की गई हैं, तो 99 दंगाई भी गिरफ्तार किए गए। कि आज शुक्रवार का दिन है, ज़्यादा अलर्ट दिख रही है पुलिस में। आप खुद राउंड पर हैं, क्या स्थिति है अभी नागपुर शहर के? हम शुरू से ही, जब से घटना हुई है तभी से ही हम लोग अलर्ट हैं। इनफैक्ट उससे पहले भी, परंतु ये घटना हुई है उसके बाद में हमारी जो पूरी फोर्स है वो ग्राउंड पे है और कोई घटना ना हो उसके लिए भी हमारी कार्रवाई शुरू है और सब लोग अलर्ट हैं। लगातार पुलिस जो है वो दबिश डाल रही है अरेस्टिंग एफआईआर में। हर रोज़ संख्या जो है वो बढ़ रही है। अगर आज की बात करें तो कितने लोग अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं और कितने टोटल एफआईआर जो हैं वो दर्ज की जा चुकी है? इसमें 13 एफआईआर अभी तक दर्ज हुई हैं और सब एविडेंस बेस्ड, और जो भी विक्टिम्स है उन्होंने जो किया है या फिर जिसमें पुलिस ने जो बताया है देखा है उनको, उस आधार पे एफआईआर दर्ज किए और उसमें कार्रवाई चल रही है। क्योंकि दिख रहा है कौन है तो उसको थोड़ा ढूंढने में, क्योंकि कुछ लोग नहीं मिल रहे हैं अभी, तो जितने भी हैं अभी लगभग 99 लोग हमारी कस्टडी में। और विवादों के बीच संभाजी नगर के खुल्दाबाद में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। अब कब्र को लोहे की चादरों से ढका गया है। ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें संभाजी नगर के खुल्दाबाद की हैं। क्रूर बादशाह औरंगजेब की कब्र को अब लोहे की चादरों से कवर किया गया है। इससे पहले की तस्वीरों में औरंगजेब की कब्र दिख रही है। आज की तस्वीरों में कब्र लोहे की चादरों से ढकी नजर आ रही है। कार सेवा की चेतावनी और विवादों के बीच प्रशासन ने ये कदम उठाया। अब कब्र के चारों ओर लोहे की चादरों से बाउंड्री तैयार की गई है ताकि कोई भी शख्स बिना इजाजत इस स्थान पर एंट्री ना कर सके। इससे पहले निजाम शासनकाल में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा के लिए संगमरमर की जाली लगवाई गई थी। बाद में सुरक्षा बढ़ाने के लिए हरे रंग की जालीदार प्लास्टिक का घेरा भी लगाया गया।
हाल ही में कब्र को हटाने की मांग के चलते विवाद गहरा गया, जिसके बाद प्रशासन ने पहले इसे टिन शेड से ढका और अब लोहे की चादरों से घेरेबंदी कर दी है। बुधवार को कब्र के पीछे की दीवार पर लोहे के बड़े बड़े पट्टे लगाए गए थे, जिससे सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके। इसके अलावा कब्र की बाउंड्री पर अब कंटीले तार भी लगा दिए गए हैं, ताकि कोई जबरन प्रवेश न कर सके। ये कदम महाराष्ट्र में बढ़ते तनाव और संभावित खतरे को देखते हुए उठाया गया है। खबर अयोध्या से है, जहां उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मैं सत्ता के लिए नहीं आया हूं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं सत्ता के लिए नहीं, राम मंदिर के लिए आया। राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं। उन्होंने कहा कि मेरी 3 पीढ़ियां राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित रही हैं। यद्यपि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। अपने कभी विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और हम लोग उस समय फिर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। मैंने से 19 अवस्थी से कहा, मैंने कहा जो बस चुपचाप जाकर के देखो दीपोत्सव का कार्यक्रम कैसे हो सकता है। और वे यहाँ आए, उन्होंने यहाँ सर्वे किया, उन्होंने कहा दीपोत्सव का आयोजन होना चाहिए। मैंने कहा मैं जाऊंगा, दीपोत्सव करते करते बीच में फिर राम मंदिर की बात उठेगी। और अब खबर बिहार से। बिहार के मुजफ्फरपुर में मंदिर हटाए जाने के विरोध में हिंदू संगठन ने बंद का आह्वान किया है। दुकानें बंद है और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती भी इस मामले में की गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बंद का असर दिखने को मिला। मुजफ्फरपुर में हिंदू संगठनों के बंद के आह्वान के बाद ज्यादातर दुकानें बंद नजर आई। संगठन के लोग सड़क पर उतरकर अपना विरोध जताते नजर आए। दरअसल मुजफ्फरपुर स्टेशन परिसर स्थित मंदिर हटाए जाने के विरोध में आज मुजफ्फरपुर बंद का ऐलान किया गया। अलग अलग हिंदू संगठनों ने आज इस बाबत आह्वान किया था। चोरी की है, हमारे मूर्तियों को वापस करें, हमारे मंदिर की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए मंदिर के, और उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, यही मांग। हालांकि बंद के दौरान जिला प्रशासन और जिला पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आई। शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस वालों की तैनाती की गई, जिसमें जिला पुलिस आरपीएफ, जीआरपी और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। बंद के दौरान कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस अधिकारी समझाते नजर आए। बता दें, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जा रहा है। एलिवेटेड सड़क निर्माण को लेकर रेल प्रशासन की ओर से मंदिर हटा दिया गया। आज बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने शायराना अंदाज में कांग्रेस और राहुल गांधी पर तंज कसा। सुनिए क्या कहा। दिन रात मुस्लिमे इश्क में गिरफ्तार है शहजादा, लेकिन दिल के ये अरमा 4% नहीं 100% आंसुओं में बह जाएंगे। लेकिन दिल के ये अरमा 4% आंसुओं में नहीं 100% आंसुओं में बह जाएंगे। मुस्लिमे इश्क का ये मंजर, मुस्लिमे इश्क का ये मंजर इनके इंडी अलायंस वाले, पीएफआई वाले, इनके इंडी अलायंस वाले इन्हीं से छीन ले जाएंगे। शहजादे के ये ख्वाब ख्वाब ही रह जाएंगे, वे जहां पनाह कभी ना बन पाएंगे। आलमगीर राहुल जेब जहां पनाह कभी ना बन पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि राहुल बाबा आपसे ना हो पाएगा। अगर आपसे ना हो पाएगा और आप अनफिट हैं, तो कम से कम देश को बांटने की ये जो साजिश आप कर रहे हैं, देश को बांटने का काम बंद करें। उधर बिहार से खबर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ मुजफ्फरपुर की एक अदालत में मुकदमा दर्ज कराया गया है। नीतीश पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप है। नीतीश कुमार कल पटना में राष्ट्रगान के दौरान लोगों से बातचीत करते दिखाई दिए थे। जिस मंच पर नीतीश मौजूद थे, वहां सभी लोग सावधान की मुद्रा में खड़े रहे। नीतीश कुमार हंस रहे हैं। वे बगल में खड़े प्रधान सचिव से बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं। फिर सामने खड़े लोगों को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। अब नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान का अपमान करने के आरोप में मुजफ्फरपुर के एसीजेएम पश्चिम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
मैंने माननीय न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया गया है जो कि धारा 352, 258 BNS एवं राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम धारा 2-3 के तहत दर्ज कराया गया है। राष्ट्रगान का अपमान भारतीय संविधान अनुच्छेद 51A का उल्लंघन है जो किसी भी नागरिक के लिए अक्षम्य है। इसमें मैक्सिमम सजा 3 साल तक की। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 28 मार्च तय की गई है। वहीं आरजेडी ने भी आज नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाते हुए विधानसभा परिसर और सदन के अंदर विरोध प्रदर्शन किया। हिंदुस्तान और वहीं दिल्ली में आरजेडी सांसदों ने आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और 65% आरक्षण वाले बिहार सरकार के पुराने फैसले को नवी अनुसूची में शामिल करने की मांग की। आरक्षण चोर बीजेपी, 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 आरक्षण चोर बीजेपी। आरजेडी सांसद हरे रंग की टी शर्ट पहने हुए थे और बिहार सरकार बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। था जब तेजस्वी जी डिप्टी सीएम थे, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ। आप कल्पना करिए अगर वो ना होते तो शायद वो सर्वेक्षण भी ना होता। और उस सर्वेक्षण के पश्चात क्वांटम बढ़ाया गया। उस क्वांटम को बढ़ाने के बाद हम नवी अनुसूची के लिए दरखास्त लेकर के प्रधानमंत्री के पास आए और उन्होंने खारिज कर दिया। न्यायालय में प्रॉक्सी तरीके से बैठे गए और हम भी न्यायालय पहुंचे हैं। राष्ट्रीय जनता दल, ये लड़ाई न्याय के मंदिर में होगी। बिहार में पिछले साल जाति जनगणना रिपोर्ट के बाद राज्य की तत्कालीन महागठबंधन सरकार ने ओबीसी, एससी और SC/ST वर्गों के आरक्षण को बढ़ाकर 65% करने की घोषणा की थी। साथ ही इसे 9वीं सूची में शामिल करने की केंद्र सरकार से मांग भी की थी। बाद में नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हो गए और NDA में वापसी कर गए। अब एक बार फिर आरजेडी इसी मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। आरक्षण चोर बीजेपी। और बिहार के चारा घोटाले की तरह मध्य प्रदेश में धान घोटाला सामने आया है। यहाँ जबलपुर में धान ढोने के लिए गाड़ियों के नंबर कार और बसों के थे। घोटालेबाजों ने धान मिलिंग के नाम पर 30 करोड़ रुपए से ज्यादा का फर्जीवाड़ा किया। जांच में सामने आया 17 राइस मिलर्स ने फर्जी तरीके से 14,000 टन धान का उठाव होना दर्शाया। इसके बाद कलेक्टर ने 74 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 12 थानों में FIR दर्ज कराई है। करीब 121 व्हीकल्स ऐसे थे जिनमें की जो कैपेसिटी थी उनकी, उस कैपेसिटी से ज़्यादा माल उस पर लोड बताया गया। मतलब उसकी कैपेसिटी 10 या 12 मेट्रिक टन की थी और उस पर जो है 30, 40 मेट्रिक टन का माल जो है उस पर लोडिंग बता दिया गया था। जांच में ये भी सामने आया कि एक ही ट्रक को जबलपुर से उज्जैन एक दिन में 3-3 बार मूवमेंट दिखाई गई। जिन ट्रकों से धान का परिवहन दिखाया गया वो टोल नाके से गुजरी ही नहीं। SDM की जांच में ये सारी बातें उजागर हो गई। उस मूवमेंट से हमें ये पता चला कि कुछ ट्रक जो कि बताए जा रहे थे कि मंडला से उज्जैन, मंडला से जबलपुर और जबलपुर से उज्जैन तक जा रहे हैं, वो वास्तव में तमिलनाडु, चेन्नई और यहाँ चल रहे थे। महाराष्ट्र तक में भी वो ट्रक्स चल रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का फैसला किया है। इस फैसले पर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सवाल उठा रहा है। देखिए पूरी खबर। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा कल शाम से ही चर्चा में है। उनके सरकारी बंगले में भारी मात्रा में नकदी मिलने की खबर से हड़कंप मचा है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस मामले पर बड़ा सवाल किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के मुताबिक जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से 15 करोड़ कैश मिले हैं। ऐसे में जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजे जाने पर बार एसोसिएशन ने ऐतराज जताया है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि यहाँ कोई कूड़ेदान नहीं है। इस तरह के फैसलों से न्यायपालिका पर भरोसा कम होता है। वहीं जस्टिस यशवंत वर्मा पर आरोपों की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय आंतरिक जांच कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी जस्टिस वर्मा पर लगे सभी आरोपों की जांच करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिपोर्ट भी मांगी है। दरअसल होली के दिन दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर आग लग गई थी। सूत्रों से खबर है कि घटना के समय जस्टिस वर्मा शहर में मौजूद नहीं थे। उनके परिवार के सदस्यों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को आग की जानकारी दी थी। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि टीम के सदस्यों ने जब आग पर काबू पा लिया तो एक कमरे में उन्हें भारी मात्रा में नकदी मिली थी। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। दिल्ली चुनाव में हुई हार के बाद पार्टी के संगठन में बड़े बदलाव किए गए हैं। देखिए खबर। आम आदमी पार्टी ने आज पीएसी की बैठक में कई बड़े फैसले लिए। इस बैठक में आम आदमी पार्टी के संगठन में कई बदलाव भी किए गए। 4 राज्यों में प्रभारी बनाने पर सहमति भी हुई। गोपाल राय अब गुजरात में प्रभारी के तौर पर पार्टी में जिम्मेदारी निभाएंगे,
जबकि दुर्गेश पाठक को सह प्रभारी बनाया गया है। वहीं दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को प्रभारी के तौर पर पंजाब दिया गया है, तो गोवा का प्रभारी पंकज गुप्ता को बनाया गया है। प्रभारी के तौर पर संदीप पाठक को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। सबसे बड़ा बदलाव दिल्ली में हुआ है। अब पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। जनता आज भी हमें वोट देके आई है। पुलिस, इलेक्शन कमीशन, सब की गड़बड़ियों के बावजूद आधी जनता हमारे लिए है। तो उनकी लड़ाई तो हमें लड़नी है, उसके अलावा तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मगर जो वो आधी जनता जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, उसकी लड़ाई भी अब हमें ही लड़नी पड़ेगी, क्योंकि उनको कहा गया था कि 2500 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा, जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। कामों में गड़बड़ी के बाद यह एक्शन लिया गया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा पटपड़गंज के दौरे पर पहुंचे थे। यहाँ पीडब्ल्यूडी की सड़क के साथ जो नाला है उसे साफ नहीं किया गया था। उसी से नाराज होकर प्रवेश वर्मा ने पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड करने का फैसला लिया है। इस दौरान प्रवेश वर्मा ने अधिकारियों को सड़क मरम्मत, सीवर सफाई, बाढ़ नियंत्रण और अवैध अतिक्रमणों की समस्या से निपटने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में काम करने के लिए आई है। 10 साल से काम रुका पड़ा है, अब ये नहीं चलेगा। अधिकारियों को दिल्ली सुंदर बनाने के लिए काम करना होगा। ठान लिया है कि हम भी अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और अधिकारियों के साथ में इन्हीं अधिकारियों से ही काम करवाएंगे। जो अधिकारी काम नहीं कर रहे पिछले 10 साल से, पूरा दिल्ली का सिस्टम एकदम ठप हो चुका था और ऐसा हो गया था कि वो कभी भी कोलैप्स हो सकता था। हम इन्हीं अधिकारियों से ही काम कराएंगे। और दिल्ली पुलिस ने डेटिंग एप्स के जरिए महिलाओं को ठगने वाले एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अंकित कुमार उत्तराखंड का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस की पश्चिमी जिला साइबर टीम ने उच्च शिक्षा प्राप्त उत्तराखंड के एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जो डेटिंग एप्स के जरिए शादीशुदा महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर लाखों रुपए ठग लेता था। आरोपी की पहचान अंकित कुमार के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 32 साल है। गिरफ्त में आया आरोपी कंप्यूटर साइंस में एमटेक है। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 मोबाइल फोन, 410 से अधिक व्हाट्सएप चैट रिकॉर्ड, अश्लील तस्वीरें और वीडियो बरामद किए हैं। इसके अलावा आरोपी के बैंक खातों में पिछले 6 महीनों में लगभग 38 लाख रुपए के संदिग्ध लेन देन का खुलासा हुआ है। खुद को आईजीआई एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारी बताकर महिलाओं को अपने झांसे में लेता था। डेटिंग एप्स पर वो ऐसी महिलाओं को निशाना बनाता था जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में परेशान थी और भावनात्मक सहारे की तलाश में थी। व्हाट्सएप के जरिए वो लंबी बातचीत कर उनका भरोसा जीतता था और फिर किसी न किसी बहाने से उनसे पैसे मांगने लगता था। दिल्ली की एक महिला इसी तरह उसकी जाल में फंस गई और 9,50,000 रुपए गवा बैठी। पुणे के हिंजेवाड़ी इलाके में बुधवार सुबह हुए अग्निकांड का असली सच सामने आया है। टेम्पो ट्रैवलर में आग नहीं लगी थी, बल्कि लगाई गई थी। इस पर यह खुलासा देखिए। तस्वीरें टेम्पो ट्रैवलर अग्निकांड की है। पुणे अग्निकांड में 4 लोगों की मौत पर बड़ा खुलासा हुआ है। ड्राइवर जनार्दन हम्बर्डीकर ने मालिक से बदला लेने के लिए ट्रैवलर में आग लगाई थी। आरोपी ड्राइवर ने गाड़ी में आग लगाकर पीछे का दरवाजा बंद कर दिया था। इसके लिए कंपनी से केमिकल लाकर पहले ही गाड़ी में रख दिया गया था। जो हादसा हुआ था वो हादसा जो बस ड्राइवर है उसने उसको अंजाम दिया है। तहकीकात में ये पता चला है कि उसने उसके जो साथ वाले काम करने वाले उनके साथ में जो उसके वाद विवाद थे उसके चलते हुए ये वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि मालिक से बदला लेने के लिए ड्राइवर ने यह खौफनाक प्लान बनाया और गाड़ी को खुद आग के हवाले कर दिया। वारदात को अंजाम देने के लिए टेम्पो ट्रैवलर का पीछे का दरवाजा लॉक कर दिया गया था। इस घटना में 4 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। वहीं 8 लोग काफी बुरी तरह से झुलस गए, जिनका इलाज अभी चल रहा है। हिंजवाड़ी की व्योमा कामोनी फैक्ट्री के मालिक ने इस ड्राइवर की सैलरी काटी थी, जिससे ड्राइवर भड़का हुआ था। घटना से एक दिन पहले उसने बेंजीन केमिकल लाकर गाड़ी में रख दिया और केमिकल के पास में रखे कपड़े के टुकड़े में आग लगा दी। केमिकल की वजह से ही आग अचानक से भड़क उठी। सांसद अमृतपाल सिंह के 7 साथियों को असम की डिब्रूगढ़ जेल से पंजाब लाया गया। पंजाब पुलिस की टीम उन्हें लेकर अजनाला की अदालत पहुंची, जहां उन्हें पेश किया गया। देखिए पूरा अपडेट।
लोकसभा क्षेत्र खंडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह के सभी 7 साथियों को कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह के साथी दलजीत सिंह कलसी, भगवंत सिंह, बसंत सिंह, कुलवंत सिंह, हरजीत सिंह, गुरिंदर पाल सिंह और गुरमीत सिंह को अजनाला लाए। पेशी के दौरान अजनाला कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती थी। इन सभी के यहां आने से पहले ही परिवार वाले पहुंच गए, लेकिन फिलहाल किसी को भी इनके पास जाने की इजाजत नहीं थी। आज 7 आदमी जो एनएसए से छूट के आए हैं उनको उनका नंबर एफआईआर में पेश किया गया है, जिनमें बसंत सिंह जी, गुरमीत सिंह, प्रधानमंत्री बाजू के दलजीत कलसी और 3 जाने थे जिनको आज पेश किया गया। अब 4 दिन का पुलिस रिमांड इनको मिल गया। बता दें, अमृतपाल सिंह सहित ये सभी एनएसए के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद थे। आरोपियों ने फरवरी 2023 में अजनाला थाने पर हमला किया और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। रिमांड मिलने के बाद अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ करेगी। मामले में सबूत जुटाए जाएंगे। मोबाइल फोन के साथ साथ हथियार समेत कई चीजें पुलिस अभी भी बरामद नहीं कर पाई है। गुरुग्राम की चिंटल पैराडाइसो हाउसिंग सोसाइटी के 3 टावर ए, बी और सी को खाली करने के आदेश दिए गए हैं। इन टावरों में बने फ्लैट में रह रहे परिवारों को तत्काल प्रभाव से अपने अपने घरों को खाली करने के लिए कहा गया है। ये आदेश केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्था द्वारा किए गए स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया है, जिसमें इन टावर्स को रहने के लिए असुरक्षित घोषित किया गया है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार कंक्रीट में क्लोराइड की मात्रा ज्यादा मिली है और इसके चलते सरियों में जंग लग चुका है। इन 3 टावर में 192 फ्लैट हैं, जबकि करीब 180 परिवार रह रहे हैं। आपको बता दें कि चिंटल पैराडाइसो सोसाइटी के टावर डी की 6 मंजिलें आंशिक रूप से 10 फरवरी 2022 को ढह गई थी, जिससे 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। उसके बाद से ये कार्रवाई शुरू हुई है। एक एक टावर का ऑडिट हो रहा है। जो टावर जो है वो खतरनाक बताए जा रहे हैं उसको खाली कराया जा रहा है और अब 6 टावर पहले ही खाली हो चुके हैं। उनके साथ सेटलमेंट भी हो चुका है बिल्डर और रेजिडेंट्स के बीच में। और अब ए, बी, सी जो टावर है जो इसको भी खाली कराया जा रहा है। इस पर रहने वाले जो रेजिडेंट्स हैं उनकी संख्या 150 के करीब है। लेकिन रेजिडेंट्स का सवाल है, उनका एक दर्द है। उनका कहना है कि हमने ज़िंदगी भर की कमाई जो है वो अपने इस फ्लैट को खरीदने में लगा दी। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीनों का वक्त है, लेकिन पटना की सड़कों पर अलग अलग पोस्टर अभी से नजर आने लगे। देखिए रिपोर्ट। पटना की सड़कों पर ये अलग अलग पोस्टर आरजेडी की तरफ से लगाए गए हैं। पोस्टर के जरिए बिहार सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। पोस्टर में नीतीश कुमार भी दिखाए गए हैं, जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी नजर आ रही है। पोस्टर से ये बताने की कोशिश की गई है कि बिहार में कानून व्यवस्था खराब है, अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार मौन है, आंखें बंद कर रखी है। अगर देखें तो बिहार में कानून व्यवस्था पर युद्ध छिड़ा हुआ है। अररिया और मुंगेर जिले में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद राज्य में गुस्सा है। कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा में विपक्ष ने हंगामा भी किया और राबड़ी देवी के नेतृत्व में प्रदर्शन भी किया। वहीं पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक बुलाई। उन्होंने कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। सीएम ने सीनियर पुलिस अफसरों को कहा है कि अपराध के कारणों की पूरी तहकीकात करके दोषियों की पहचान करें और बिना किसी भेदभाव के उन पर कड़ी कार्रवाई करें। वहीं अब आरजेडी की तरफ से इन पोस्टरों के जरिए चुनाव से पहले कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने रेत माफिया के हमले को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोई रेत माफिया नहीं होता है, वो तो पेट माफिया होते हैं। कहाँ है माफिया? कोई रेत माफिया नहीं है, पेट माफिया है। ये अजीबोगरीब बयान आया है मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना का, जो मुरैना में वन विभाग के कर्मचारियों पर माफिया के हमले पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। कहाँ है माफिया? कोई रेत माफिया नहीं है, पेट माफिया है। हाल ही में अंबाह इलाके में रेत माफिया ने वन विभाग की टीम पर हमला किया था। इस घटना के बारे में पूछे जाने पर मंत्री एंदल सिंह कंसाना ने रेत माफिया की परिभाषा बताई और जाँच के बाद एक्शन की बात कही। माफिया उसे कहते हैं कि एक व्यक्ति के लिए वो काम करें। ये रेत माफिया नहीं है। कहाँ की घटना बता रहे हो आप? अंबा की। चलो जानकारी लेते हैं, लेकिन रेत माफिया मेरे ख्याल से मुरैना में तो है नहीं कहीं। कोई रेत कर्मियों पे हमला किया, मारपीट करी, तो आपको क्या लगता है कि वो साधारण लोग थे? नहीं, कानून अपना काम करेगा। अगर किसी शासकीय कर्मचारी पे हमला किसी ने किया है तो कानून अपना काम करेगा। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी के बरेली में नमाज के दौरान 2 पक्षों में विवाद हुआ है। चप्पल फेंकने और पानी डालने की घटना को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए हैं।
झगड़े में 4 लोग घायल हुए हैं। अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों पक्षों की शिकायत पर कुल 26 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। और ये उत्तर प्रदेश के बरेली की तस्वीरें, 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें 2 पक्षों के बीच नमाज के दौरान बवाल हुआ है। 8 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। देश में कनेक्टिविटी और बेहतर बनाने और वाणिज्यिक केंद्रों को महत्वपूर्ण पोर्ट से जोड़ने के लिए मोदी सरकार ने लगातार कदम उठाए। अब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को मुंबई पुणे से जोड़ने के लिए नए ग्रीनफील्ड हाईवे को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में देश के महत्वपूर्ण पोर्ट्स को सड़क से जोड़ने पर खास फोकस है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में JNPT यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को सड़क से कनेक्ट करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। CCEA की बैठक में फैसला लिया गया कि NH 348 पर पागोटे गांव स्थित JNPA को पुराने पुणे हाईवे स्थित चौक से जोड़ने के लिए 6 लेन वाले हाई स्पीड ग्रीनफील्ड नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा। हाईवे की लंबाई 29.219 किलोमीटर होगी और निर्माण की लागत 4500.62 करोड़ होगी। प्रोजेक्ट को BOT यानी बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर के आधार पर बनाया जाएगा। ये हाईवे मुंबई पुणे नेशनल हाईवे NH 48 और मुंबई गोवा नेशनल हाईवे NH 66 को भी जोड़ेगा। हाईवे पर 2 टनल होंगी जिसमें कमर्शियल वाहनों को पहाड़ी इलाके में पड़ने वाले घाट सेक्शन से नहीं जाना होगा और वो इस हाईवे से तेज रफ्तार निकल सकेंगे। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट देश का व्यस्तम पोर्ट है। नया हाईवे बनने से देश के प्रमुख केंद्रों से इसकी कनेक्टिविटी बेहतर होगी और मुंबई पुणे के आसपास के क्षेत्रों का विकास तेज होगा।